Hello everyone, I welcome you all at Adhisthana. Adhisthana में आपका स्वागत है. So this is 1.5 year current affair series, the most important and most innovative series for the UPSC CSE prelims 2026 current affairs. ठीक है, आज इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 30. लेक्चर नंबर 30 के अंदर हम काफी चीजें आपको इसके अंदर आज बताएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए बच्चों, प्रीलिम्स में दो पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और करंट अफेयर्स के अंदर बच्चे ऐसे तड़पड़ाते रहते हैं कि भाई कहाँ से बेस्ट कंटेंट हमको मिले. हम कम से कम 10-12 सोर्स यूज करके इन कंटेंट को बनाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट कंटेंट जो कि आपको प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की हेडेक से छुटकारा दिलाएगा. राइट, चलो. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक बैच स्टार्ट करा और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू इनिशिएट दिस इनिशिएटिव. राइट, द सिलेक्शन बैच. इसके अंदर प्रीलिम्स स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस बैच है ये. राइट, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस बैच तो कहने का है, हम उसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं और फिर बच्चों को सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन. और इतना अच्छा लग रहा है बच्चों को, दे आर वेरी वेरी हैप्पी. ठीक है, और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज अभी तक हम 5,000 के आसपास क्वेश्चन उनको सॉल्व करा चुके हैं. ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर को स्टार्ट करा था. आई थिंक 1.5 महीने ही हुआ है और हमने इतना सारा अचीवमेंट यहाँ पर कर लिया. हमने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ 8,000 क्वेश्चन करा पाएंगे, पर देख रहे हैं बच्चे बहुत ही तन मन धन से इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. सारे बच्चे इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, वीकली टेस्ट होता है हर दिन. राइट, तो इससे काफी अच्छा इनिशिएटिव मेरे को ये लगा है. ठीक है, हालांकि इसके अंदर थोड़े एनरोलमेंट कम हुए हैं, बट फिर भी दिस बैच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स. ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. राइट, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अभी पॉलिटी इसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. राइट, मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी है और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट करें. राइट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ये लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, और जहां से भी, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वहां से आपको लाइव बिठा दिया जाएगा, जिससे कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा उसके अंदर. तो लाइव क्लासेस लगे, और बाकी की जो बच्ची हैं वो वीडियो क्लासेस के थ्रू और रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते हैं. और पूरा बेस्ट पैकेज है, और उस पैकेज को अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप क्या करना, लिंक के अंदर एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा सिलेक्शन बैच की डेमो वीडियोस, वो देखो 7-8 वीडियो दे रखे हैं, उसमें डेली की शीट्स दे रखी हैं, वीकली टेस्ट उसके अंदर दे रखे हैं, आप उसको अच्छे से करें. राइट, आइए हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना पहला, गलाथिया बे. गलाथिया बे को अभी मेजर पोर्ट की तरह नोटिफाई करा है सेंटर ने, और दिस पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट. पहले इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव अपन इसके अंदर देखते हैं. इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह बनाया जा रहा है, और 14वां मेजर पोर्ट होगा भारत का. अब यहाँ पर देखो, ये समझते हैं अपन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं. ट्रांसशिपमेंट मतलब एक शिप है, ये दूसरा शिप है, इस शिप के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है. राइट, इस सामान को हमको इस शिप में डालना है. तो दो तरीके होते हैं बच्चों. एक तो ये है कि मान लो यहाँ पर कोई पोर्ट है, तो ये सारा सामान पहले पोर्ट पे उतारें और फिर यहाँ पर डालें. राइट, तो दैट इज वेरी टिपिकल प्रोसेस, और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ी ही, अगर हम देखें, मगजमारी है इसके अंदर. राइट, एक ये है कि ये दोनों पानी में है, इधर से ऐसा कैसा ट्रांसफर कर दें. राइट, इसके अंदर पोर्ट का यूज ही नहीं करना पड़ा, बट ऐसी फैसिलिटीज पोर्ट के अंदर है कि इधर से शिप पानी के अंदर ही है, और एक शिप से दूसरे शिप के अंदर एक तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, पोर्ट पे उतारना नहीं पड़ेगा. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट, तो ऐसा जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी तक भारत के अंदर नहीं था, और भारत को कोलंबो का पोर्ट यूज करना पड़ता था, सिंगापुर का यूज करना पड़ता था, और उसके अंदर भर भर के इनको पैसा देना पड़ता था, मतलब फॉरेक्स इनको देना पड़ता था बहुत सारा. और हमारा एक तरह से, बाहर के लोग सोचते थे यार अब इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे शिप ही नहीं भेजेंगे, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर रुकता था. राइट, तो पहले कोलंबो में जाते थे, कोलंबो के पोर्ट के अंदर उनका श्रीलंका वालों से मिन्नतें करके, ठीक है, फिर फॉरेक्स फॉरेक्स देकर. तो अब हमारा खुद का होगा, हम इसके अंदर आराम से ट्रांसशिपमेंट कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखो, इट इज बीइंग डेवलप एज इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. राइट, एंड विल बी 14 मेजर पोर्ट, ये आपको याद रखना है. और a transshipment port is a hub or location where the cargo is transferred from one vessel to another for further transportation to its final destination. ठीक है, अब देखो, आईसीटीपी एट गलाथिया बे वुड फैसिलिटेट एक्सियम ट्रेड. एक्सियम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को, एज इट लाइज ऑन द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स. प्रेजेंटली नियर 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिप्ड कार्गो वो हैंडल करता था कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग. राइट, इन पोर्ट से ही होता था, जिससे हमारा बहुत सारा फॉरेक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाता था, फॉरेक्स भी हमारा बहुत सारा चला जाता था. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विल बी क्लोज टू द चौक पॉइंट. अब ये तो इसका रहा भाई, जो अपन ने एक्सप्लेन करा इसका, ये तो इसका रहा कि भाई क्या इसका टेक्निकल फायदा है. अब हम करते हैं जियो पॉलिटिकल क्या फायदा है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं.
तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विल बी क्लोज टू द चॉक पॉइंट्स लाइक द मलाक्का स्ट्रेट, ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट्स कंटेनिंग यूरोप, अफ्रीका एंड द एशिया। अब ये मैप देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मैप के अंदर, तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अच्छा, गलाथा बे कहाँ है? यहाँ पर है। और यहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। दिस इज अंडर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। ये देखो, ये आईसीटीपी गलाथिया बे, मतलब यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है गलाथिया बे के ऊपर। और यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम, राइट। देखो भाई, आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज चाइना, राइट। ये चाइना है, और चाइना जो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चाइना अब इंडियन ओशन के अंदर आना चाहता है, ठीक है। मतलब चाइना इस जगह पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, राइट, पूरा इंडियन ओशन पे वर्चस्व। क्योंकि जितनी अच्छी स्ट्रांग नेवी होगी आने वाले समय में, उतना ही बढ़िया रहेगा। तो हमें ये पता है कि अगर चाइना यहाँ पर आ गया तो हमारी तो भैया बैंड बज जाएगी, चाइना बैंड बजा देगा हमारी, अगर इंडियन ओशन के अंदर है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये पोर्ट जो होगा गैलाथिया पोर्ट, बे पोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, देखो, अगर चाइना को मान लो कहीं इंडियन ओशन में आना है ना, तो उसका ओनली रास्ता इंडियन ओशन में आने का सी से, दैट इज व्हाट गलाथिया, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब स्टेट ऑफ मलाका बड़ी ही नैरो कॉरिडोर है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, नैरो कॉरिडोर है। जैसे हमारा चिकन स्नैक है, वैसा नैरो कॉरिडोर है। यहाँ पे अगर हमने दो अपने आईएनएस खड़े कर दिए ना, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो सकता है। अब ये चाइना का, इसीलिए इसको कहा जाता है चाइना का डिलेमा। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई भारत को इसके आसपास, अगर चाइना को रोकना है इंडियन ओशन में आने से, तो इसके आसपास जो है काफी मिलिट्री की प्रेजेंस होनी चाहिए, और गलाथिया बे वो मिलिट्री नेवल प्रेजेंस होनी चाहिए, और वो नेवल प्रेजेंस गलाथिया बे हमको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आप इसके अंदर ये समझ लो कि गलाथिया बे पोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चाइना को कंटेन करने के लिए बड़ा काम आ सकता है। स्टेट ऑफ मलाका के पास में बनाया हुआ एक एरिया है। पहले हम इतनी दूर से देख नहीं पाते थे चाइना क्या कर रहा है, अब इतनी पास आ गए चाइना के, so that is a good geopolitical strategic point of view से this is good. So transshipment port will be close to the choke point like the Strait of Malacca. That is very important. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक हमारे पास पूरा कनेक्टिविटी बन गया। ये देखो, मेडिटेरियन सी में होते हुए फिर रेड सी से होते हुए यहाँ पर पहले यहीं रुक जाता था सिस्टम, अब यहाँ पे आराम से एक और पोर्ट है हमारा। फिर इस तरह से हम यहाँ पर इतना अच्छे से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव से भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज अबाउट द गलतिया पोर्ट। अब नेक्स्ट जो है ना, दैट इज एटलांटा ऑपरेशन। एटलांटा ऑपरेशन क्या है, ये अपन को इसके अंदर समझना है कि ये भी एक तरह से ओशन के अंदर ही ऑपरेशन है, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो था पहले, इसको, इसका नाम जो होता था पहले यूनाफोर होता था, यूनाफोर होता था। अब इसका नाम जो है दैट इज एटलांटा ऑपरेशन। 2008 के अंदर ये स्टार्ट करा गया ऑपरेशन है, जिसके अंदर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। सोमालिया के अंदर है ना बच्चों, बहुत सारे पायरेट्स रहते थे ना, पायरेट्स रहते हैं ना वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो सोमालिया के अंदर बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं, और वो कहीं से भी शिप आ रहा होता है ना, तो उसको लूट लेते थे। तो उसके लिए बनाया गया था। अभी ये न्यूज में ये है, यूरोपियन नेवल फोर्स प्रपोजेस एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो इसलिए ये न्यूज के अंदर है, भारत के साथ एक तरह से ये एक्सरसाइजेज यहाँ पर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। अब देखो, इट ऑपरेट्स अंडर द कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। और इसके अंदर कोर पार्टिसिपेंट्स अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स विल बी देयर, जैसे स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड अदर्स, सपोर्टेड बाय द एसोसिएट पार्टनर जैसे नॉर्वे, सर्बिया, और बहुत सारी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन, जैसे भारत के साथ कोलैबोरेशन बनाकर ये यहाँ पर काम करते हैं। अब पहले हम इसका एक तरह से हम ये देख लें। देखो, ये दिस इज सोमालिया, राइट। अगर हम देखेंगे ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे पायरेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स हैं, और यहाँ से कोई भी शिप आता है, जैसे मान लो यूरोप से आएंगे, यहाँ पर शिप यूरोप से मेडिटेरियन सी के अंदर आया, फिर यहाँ से शिप आता है, राइट, और यहाँ पे लूट देते थे, ठीक है। लूट लिया भाई, शिप लूट लिया। तो इसके लिए उन्होंने ये जो है ना, ये स्टार्ट करा था, दैट इज नोन एज अटलांटा ऑपरेशन, राइट। अब मान लो यहाँ पर सोमालिया के अंदर बहुत भुखमरी होती है, और उस एरियाज के अंदर अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा, अगर आपको फूड प्रोग्राम भी चलाना होता है तो फूड वेसल्स को भी लूट लेते थे। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो ये है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर अपन देखेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वेसल्स डिलीवरिंग एड टू सोमालिया, deter, prevent and repress piracy and the armed robbery at the sea, monitor fishing activities and support other EU missions in the region, or surveillance of the arms embargo on the Somalia, disruptions of the illegal charcoal trade। ये सारा का सारा इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट।
अब यहाँ पर इसकी वेबसाइट में अगर हम देखें तो यूनाफोर अटलांटा एरिया ऑफ ऑपरेशंस अगर आप देखें गल्फ ऑफ एडन के अंदर, राइट, सोमालिया बेसिन, रेड सी, गल्फ ऑफ स्वेज, और पूरा अगर हम देखें वेस्ट एशियन जो रीजन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जिसके साथ डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर ये ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर पढ़ना। फिर हु कंट्रीब्यूट टू द ऑपरेशन अटलांटा, ठीक है, अगर आप देखें मीन्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू यूनाफोर अटलांटा अटलांटा इज नेवल वेसल्स, मैरीटाइम पेट्रोल, रिकॉन्सियंस एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, ये आप यहाँ पर देखेंगे ये कंट्रीब्यूशन, राइट। ये सब कंट्रीज जो होती हैं अपने अपने यहाँ पर लगाकर रखे रखती है, जिससे कि यहाँ पर कोई पायरेसी और इस तरह की हरकतें ना हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के बारे में बात करते हैं, राइट। अभी ये न्यूज में इसलिए बिकॉज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन टू एस्टेब्लिश रीजनल ब्रांचेस, की सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस होनी चाहिए। अब देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना दैट इज देयर इन द दिल्ली, है ना, और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब मान लो कोई साउथ के अंदर बंदा है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर बंदा रहता है, उसका हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसका केस जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने में उसका तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। बेचारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसकी हियरिंग में, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, तो आप देखो कितना दूर है, एक्सेसिबिलिटी इज नॉट देयर। और जस्टिस सिस्टम के अंदर एक्सेसिबिलिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रीजनल ब्रांचेस होती है, मान लो एक ब्रांच तमिलनाडु में भी होती है, तो उसके मजे हो जाते हैं, और एक्सेसिबिलिटी जस्टिस सिस्टम जो होता है वो ज्यादा फेयर होता है फिर, राइट। तो इसलिए रीजनल बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के बारे में बातें चल रही हैं, राइट। अब हम इसके अंदर आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर समझते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के 130 आर्टिकल में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात दे रखी है, राइट। तो इसमें लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, कि दिल्ली में बैठना चाहिए उसको, और इन सच अदर प्लेसेस, और भी प्लेसेस पे वो बैठ सकता है साइमल्टेनियसली, राइट, एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन डिसाइड करेगा, हु इज द मेन अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसका प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेके फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारी रीजनल ब्रांचेस मतलब सुप्रीम कोर्ट की खोली जा सकती है। आज तक तो खोली नहीं जा गई, बट अब थोड़ी सी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो देखो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर है ना, ऐसे अपने यहाँ जो है हायरार्किकल सिस्टम है, ठीक है, आपका लोअर कोर्ट के अंदर केस सॉल्व नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट का सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, बट उन कंडीशंस में अभी अपन जानेंगे। बट अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है आपके घर से, तो आपकी हालत खराब हो रहेगी वहां जाने में आने में, वो अलग हरासमेंट आपका होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इसलिए ये है कि अभी कि एक ही सुप्रीम कोर्ट होना दैट इज नॉट राइट, इसकी कम से कम रीजनल ब्रांचेस तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन सच अदर प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इससे अपन क्या समझते हैं आर्टिकल 130 से, कि ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी कैन ओपन द मोर ब्रांचेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पर खोल सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना दैट इज द मेन पर्सन, ठीक है, एक्ट एज ए पर्सनल डेजिग्नेटर एंड इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका अंदर जैसे भाई हम देखें कि जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर एक पूरा का पूरा पैनल बैठता है, ठीक है, वो डिसीजन करता है, जिसमें चीफ जस्टिस भी होता है और जजेस भी होते हैं, अदर जजेस वो डिसाइड करता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पर्सनल डेजिग्नेटर एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनी अदर पर्सन और एनी अदर अथॉरिटी। ओनली प्रेसिडेंशियल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, दिस इज ओनली थिंग्स। ऑल्सो नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेटअप सच ब्रांचेस। इन ब्रांच बेंचेस को सेटअप करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में आपने हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज वो अनसंग हीरो है, राइट। और अभी जो है इनके बारे में बातचीत करी गई है, राइट, कि भाई देखो राजेंद्र महेंद्र प्रताप ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या करा है, हमारी हिस्ट्री के अंदर कोई प्लेस नहीं दी गई है, राइट। तो आइए इनके बारे में हम समझते हैं राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, राइट। हिस्टोरिकल डायमेंशन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा महेंद्र प्रताप वाज बोर्न इन द 1 दिसंबर 1886 इन द हाथरस, उत्तर प्रदेश। ही वाज द फ्रीडम फाइटर, रिवोल्यूशनरी, राइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड इंटरनेशनलिस्ट। अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी इनके पास काबिलियत थी, राइट, और उन्होंने बहुत अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करा, राइट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर अगर हम देखें, जो बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसके अंदर भी इनका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। इनका एक तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनके लिए भी इन्होंने काफी अच्छे से काम करा, राइट।
तो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, राइट। और ये अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लिस्ट भी थी। इंटरनेशनल लिस्ट का मतलब क्या है कि बाहर की कंट्रीज में क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको भी यूज करते थे एक हिस्से से भारत के अंदर आजादी के बारे में बातचीत हो। तो बाहर की कंट्रीज में भी जाते थे, वहां पर भी एक अलग जगाते थे, भारत की आजादी के लिए कुछ प्रयत्न करते थे। ठीक है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, उनका नाम पता है, पर महाराजा महेंद्र प्रताप जी का नाम नहीं पता, राइट। इन्होंने भी एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई थी आउटसाइड इंडिया, राइट। अभी हम पढ़ते हैं इसको, देखो, पार्टिसिपेटेड इन 1906 कांग्रेस सेशंस इन द कोलकाता and promoted indigenous industries. Mahendra Pratap was also deeply involved in the Swadeshi movement and would constantly promote small industries with indigenous goods and the local artisans. Mahendra Pratap was deeply involved in India's struggle for independence. 1915 में अगर हम देखें, during World War First, he proclaimed the first provincial government of India in Kabul. काबुल के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई कि भाई इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पर है, अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये। भारत के अंदर जब उनको आज़ादी मिल जाएगी तो ऐसी कैसी हम शिफ्ट कर देंगे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के अंदर बनाई थी, वैसे इसके अंदर बनाई गई, राइट। विद हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट अपोजिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल खड़ी करी थी इन्होंने, पर कोई नहीं जानता इनको, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इनका नाम इतना ज्यादा बताया नहीं गया। ही सॉट सपोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक द जर्मनी, जापान, टर्की, रशिया फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ही इज सेड टू हैव मेट Vladimir Lenin in 1919, 2 years after the Bolshevik revolutions. He also formed the executive board of the India in Japan in 1940 during the Second World War. Right? इंटरनेशनलिस्ट एंड पीस एडवोकेट है ना, ये इंटरनेशनल डायमेंशन में पीस कॉपरेशन इनके बारे में बात करते थे। उनको वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज इन 1930। 1932 में उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करा गया है फॉर इस ग्लोबल एडवोकेसी फॉर द पीस एंड हिज एफर्ट्स टू एक्सपोज ब्रिटिश एट्रोसिटीज इन द इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो बड़े, आप देखो, नोबेल प्राइज तक ये पहुंच चुके हैं, ठीक है, नॉमिनेशन तक तो पहुंचे ही हैं कम से कम। नॉमिनेशन डिस्क्राइब राजा एज द हिंदू पेट्रोइट, editor of the World Federation, and unofficial envoy of the Afghanistan. So that's how you have to understand this personality. In 1929, Mahendra Pratap Singh launched the World Federation in Berlin. बर्लिन के अंदर वर्ल्ड फेडरेशन बनाई, विच लेटर इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। पॉलिटिकल करियर अगर हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वर्क हार्ड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ द पंचायती राज, ठीक है, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, and served as a member of the parliament from the Mathura. Right? MP भी बने मथुरा से. Legacy remembered for his crucial role in the Indian independence movement, especially through the international diplomacy and creating awareness. I hope this is clear. नेक्स्ट हम बीएसएफ के बारे में पढ़ते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो बीएसएफ तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए। पहले जो गोल्डन रिलेशन हुआ करता था, अब वो कॉपर भी नहीं रहा, राइट। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, बीएसएफ जो है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक पार्ट है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे। और सीएपीएफ का के अंदर देखिए सारे के सारे आते हैं, आसाम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये भी आपको याद रखना है कि सीएपीएफ के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर तो यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो उसको कंट्रोल करेगी। ये 1965 के अंदर हमने बीएसएफ बनाई थी। हमें लगा कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी का एनहांस करने के लिए ये फोर्सेस लगानी जरूरी है। और इन फोर्सेस का काम जो है, ठीक है, दैट इज देयर कि पाकिस्तान की बॉर्डर और बांग्लादेश की बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फोर्सेस हैं। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जब खराब हुए उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखो, बीएसएफ इज सेंट्रल पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दैट फंक्शंस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. It was raised in the 1965. BSF is deployed along the Pakistan and the Bangladesh borders. It also deployed in the area affected by the left wing extremism. अब ये बताओ मुझे, चाइना कहाँ है? चाइना के अंदर भी तो करना चाहिए। चाइना के अंदर भी ऐसा बीएसएफ टाइप का कुछ होना चाहिए। तो चाइना के अंदर एक स्पेशल फोर्स है, ठीक है, उसका नाम सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं वो कौन सी है। अब बीएसएफ के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। बीएसएफ के अंदर अगर आप देखोगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये वैसे तो, पर इसकी एयर विंग भी है ना, और इसकी मराइन विंग भी है, राइट। ये आपको नहीं पता होगा। बीएसएफ आपको लगता होगा सिर्फ और सिर्फ थल सेना है, ठीक है, थल सेना नहीं, जल सेना भी है और वायु सेना भी इसके पास है। तो बीएसएफ के अंदर अगर हम देखें, हैज एन एयर विंग, मराइन विंग एंड आर्टिलरी रेजिमेंट एंड कमांडो यूनिट्स। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बॉर्डर है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होम के अंदर आ जाएगा, राइट। BSF play a crucial role in safeguarding areas such as Sar Creek in the Arabian Sea and Sundarban Delta in the Bay of Bengal, utilizing a modern fleet of the watercraft. Additionally, it contributes to the United Nations peacekeeping missions by deploying trained personnel to various global locations each other. राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान वेस्टर्न सेक्टर के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में बीएसएफ हमारी तैनात है। और यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर के अंदर अगर हम देखिए, बांग्लादेश को बॉर्डर करते हुए वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर बीएसएफ हमारी तैनात है। इसका मोटो हर एक जो है ना फोर्स का मोटो होता है। इसका भी मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक ड्यूटी करेंगे।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस, राइट? एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। हम करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत रिसर्च करके आपका वीडियो बनाते हैं, तो उसका आप थोड़ा रिस्पेक्ट करें, प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।